गुड मॉर्निंग एवरीवन। जयश्री एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं लेंस होता क्या है। लेंस एक प्रकार का पारदर्शी पदार्थ होता है जिसका एक अथवा दोनों पृष्ठ वक्राकार होते हैं। ऐसा पदार्थ लेंस कहलाता है। अब लेंस होते कितने प्रकार का है। लेंस के दो प्रकार होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। एक एक की परिभाषा पहले देखते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है। ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है वो लेंस उत्तल लेंस कहलाता है। और वहीं अवतल लेंस में इसका ठीक विपरीत होता है, यानी किनारों पर ये मोटा और बीच में पतला होता है, वो लेंस अवतल लेंस कहलाता है। अब इनको आकृति के आधार पर भी अलग अलग तरीके से तीन प्रकार बांटा गया है। उत्तल लेंस को भी तीन प्रकार से बांटा गया है और अवतल लेंस को भी तीन प्रकार से विभाजित किया गया है। अब एक एक को समझते हैं। उत्तल लेंस में वह लेंस जिसके दोनों पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए हो वह उभयोत्तल लेंस कहलाता है। और दूसरा प्रकार ऐसा उत्तल लेंस जिसमें एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ वक्राकार हो वो समतल उत्तल लेंस कहलाता है। और उत्तल लेंस का जो तीसरा प्रकार है वो इसमें दोनों पृष्ठ वक्राकार होते हैं लेकिन एक पृष्ठ अवतल आकृति का होता है और दूसरा पृष्ठ उत्तल आकृति का होता है, वो अवतल उत्तल लेंस कहलाता है। इसके बाद अवतल लेंस को भी हमने तीन प्रकार से विभाजित किया है। किस आधार पर? इसकी बनावट के आधार पर। पहला जानते हैं उभयोत्तल लेंस, वह लेंस जिसमें दोनों पृष्ठ अवतल आकृति में बने हुए हो वो उभयावतल लेंस कहलाता है। और उत्तल लेंस का दूसरा प्रकार हम देखते हैं जिसमें एक पृष्ठ समतल आकार का और दूसरा पृष्ठ अवतल आकृति का, यानी अंदर की ओर मुड़ा हुआ भाग होता है। या एक पृष्ठ समतल आकृति का और दूसरा पृष्ठ अवतल आकृति का हो उसे समतल अवतल लेंस कहते हैं। और तीसरा प्रकार जिसमें एक पृष्ठ उत्तल आकृति का और दूसरा पृष्ठ अवतल आकृति का हो उसे उत्तलावतल लेंस कहते हैं। अब जानते हैं लेंस से जुड़े कुछ पदों के बारे में। उससे पहले हम ये समझेंगे कि लेंस बनता किस प्रकार है। लेंस के लिए हम ये मान लें कि लेंस के दोनों पृष्ठों को एक गोले का भाग मानते हैं। माना ये वाला भाग C1 गोले का एक भाग है और दूसरा C2 गोले का एक भाग है। इसी प्रकार अवतल लेंस में मान लें C1 और C2 दो गोले को काटकर लेंस बनाया गया है। अब इसमें मानिए कि जो ये पहला गोला है इसका जो केंद्र है और दूसरा गोला है इसका जो केंद्र है, इन केंद्रों को ही लेंस का वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र। इसी प्रकार इस गोले के केंद्रों को भी वक्रता केंद्र कहा जाएगा। ध्यान दें, इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1 गोले का केंद्र होगा और दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र C2 गोले का केंद्र होगा। इसके बाद हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में। वक्रता त्रिज्या में भी पहले पृष्ठ का जो त्रिज्या होगी या पहले पृष्ठ की त्रिज्या को ही पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कहेंगे और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यानी दोनों पृष्ठों की जो त्रिज्या है, दोनों पृष्ठ जिस वक्र या जिस गोले से बने हैं उसे ही उन दोनों की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। माना ये त्रिज्या R1 और दूसरी त्रिज्या R2 है। इसी प्रकार इस गोले की भी त्रिज्या R1 और R2 होगी। अब R1 R2 का निर्धारण हम किस प्रकार करेंगे? जिस ओर से प्रकाश किरण लेंस पर आपतित होगी वो R1 त्रिज्या कहलाएगी या वो
पहला पृष्ठ कहलाएगा और जिस पृष्ठ से प्रकाश किरण बाहर निकलेगी वो दूसरा पृष्ठ कहलाएगा। इस प्रकार हम पहले और दूसरे वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र का निर्धारण करेंगे। अब एक और चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है? दोनों गोलों की वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। किसे कहते हैं? दोनों गोलों की वक्रता त्रिज्या मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। अब जानते हैं प्रकाशीय केंद्र के बारे में। प्रकाशीय केंद्र क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र वो दर्पण का भाग होता है जहां से यदि प्रकाश किरण आपतित की जाए तो वो बिना अपनी दिशा को परिवर्तित किए हुए अपने मार्ग को दोहराती है। यानी इस मार्ग से प्रकाश किरण आएगी तो इसकी दिशा में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये जिस दिशा से आएगी उसी दिशा में आगे की ओर अपवर्तित होगी। इसी प्रकार अवतल लेंस में भी यही चीज हमें देखने को मिलेगी कि यदि प्रकाश किरण प्रकाशिक बिंदु से गुजरे तो बिना दिशा परिवर्तित किए अपवर्तित हो जाएगी। तो जानते हैं अब मुख्य फोकस के बारे में। मुख्य फोकस क्या होता है? यदि लेंस पर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गिराई जाए, दोनों लेंसों पर प्रकाश किरण अक्ष के समांतर हम गिराते हैं तो ये अपवर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु पर की ओर मुड़ती है। ये सभी किरणें अपवर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु से गुजरते हुए अपवर्तित होगी। यही निश्चित बिंदु ही मुख्य फोकस कहलाता है। और यही अपवर्तित अवतल लेंस में हम देखेंगे कि प्रकाश किरणें जब अपवर्तित होती है तो दूर की ओर फैलती है, यानी अपसारित होती है। उत्तल लेंस में तो प्रकाश किरणें अभिसारित होती है और अवतल लेंस में प्रकाश किरणें अपसारित होती है, यानी फैलती है। तो ये भी पीछे की ओर बढ़ाने पर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी वही हमारा मुख्य फोकस कहलाता है। और इसी के साथ ही एक चीज और यहां पर देखिए, मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसी रेखा जो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है उसे फोकस तल कहा जाता है। इस चीज को भी आप यहां पर नोट कर लीजिए कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसी रेखा जो मुख्य फोकस से गुजरती है उसे फोकस तल कहा जाता है। हमने यहां पर देखा कि प्रकाश किरणें यदि उत्तल लेंस से हम अपवर्तित कराएं तो प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु की ओर सिकुड़ती है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और वहीं हमने देखा कि अवतल लेंस में प्रकाश किरणें दूर की ओर फैलती है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें। अब जानते हैं अपवर्तन के नियम के बारे में। अपवर्तन के नियम में हमें क्या समझाया जाता है, पहले ये जान लीजिए। अपवर्तन के नियम में हम ये जानेंगे कि प्रकाश किरण जब लेंस पर हम गिराएंगे तो लेंस के गिराने में और लेंस के अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा वो हम अपवर्तन के नियम में समझते हैं। अपवर्तन के नियम से 3 सिचुएशन हमारे पास बन सकती है, तीनों को एक एक करके समझते हैं। अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो अपवर्तन के पश्चात लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरा केस यहां पर है, अगर प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होती हुई लेंस पर गिरे
या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो तो अपवर्तन के पश्चात वो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा केस यहाँ पर है, यदि प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होते हुए दर्पण पर आपतित हो तो उसकी दिशा में अपवर्तन के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो उसी दिशा में आगे बढ़ जाएगी। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के लिए हम पहले उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण को अलग अलग स्थितियों पर समझते हैं। किसी भी लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के लिए हम दर्पण में जिस प्रकार प्रतिबिंब का हमने निर्माण किया था, ठीक उसी प्रकार बिंब से हम लेंस पर 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें आपतित करेंगे और वो प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर एक दूसरे को काटेगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब हम पहले उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण को समझते हैं। इसमें पहली कंडीशन हमने लिए जब बिंब अनंत पर हो। इसके लिए हमने एक लेंस लिया और इस पर प्रकाश किरणें, यदि हमने जाना कि वस्तु अनंत पर रखी है तो उस पर प्रकाश किरणें जब लेंस पर गिराएंगे तो वो एक दूसरे के समांतर आएंगी। और अभी हमने अपवर्तन के नियम में पढ़ा कि यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए दर्पण पर गिरेंगी तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होते हुए गुजरेंगी। तो मुख्य फोकस पर प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती है। तो हम कह सकते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा और ये चूंकि इसकी दूरी मुख्य फोकस से 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा, या ये कह सकते हैं बिंदुवत होगा, एक बिंदु के रूप में हमें प्राप्त होगा। इसके बाद हम अगली कंडीशन देखते हैं। अब देखते हैं दूसरी स्थिति में जिसमें हमने वस्तु को कहाँ रखा है, 2f से एक निश्चित दूरी पर हमने बिंब को रखा है। इसका भी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लेंस पर 2 प्रकाश किरणें आपतित कराएंगे, जिसमें पहली किरण को हमने मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किया है, इसके चिन्ह हम लगा देते हैं, और दूसरी प्रकाश किरण को हमने प्रकाशिक केंद्र से होते हुए लेंस पर आपतित किया है। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होती हुई गुजरेगी और जो प्रकाशिक केंद्र से होती हुई प्रकाश किरण आपतित करेंगे वो उसी दिशा में आगे अपवर्तित हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पे एक दूसरे को काटती है तो यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब इस प्रतिबिंब के बारे में हम क्या क्या बात बोल सकते हैं। पहली चीज ये देखिए कि प्रतिबिंब कैसा होगा, बिंब के मुकाबले छोटा होगा। पहली चीज हमने ये लिखी, छोटा आकार होगा। दूसरी चीज हम इसकी स्थिति लिख सकते हैं, ये F2 व 2F2 के बीच में बनेगा। और तीसरी चीज ये उल्टा होगा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे है तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और साथ ही भी यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। यानी इसकी इमेज रियल बनेगी। चलिए अब तीसरा केस लेते हैं जिसमें हमने वस्तु को 2F1 पर रखा है। इससे प्रतिबिंब निर्माण के लिए हम 2 प्रकाश किरणें एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से होते हुए आपतित करेंगे। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होती हुई गुजरेगी और जो प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी वो
उसी दिशा में आगे अपवर्तित हो जाएंगी। तो हम देखेंगे कि इन दोनों प्रकाश किरणों को आगे जब जिस बिंदु पर ये मिलेंगी तो हम पाएंगे कि ये प्रकाश किरणें 2f1 के ठीक नीचे आकर मिलती है। इससे हम इस प्रतिबिंब के बारे में भी क्या क्या बातें बोल सकते हैं वो देखिए। पहली चीज, प्रतिबिंब बना कहां पर? 2f2 पर। और दूसरी चीज आप ये भी नोटिस करिए कि बिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार दोनों समान है। तो दूसरी चीज हम लिखेंगे समान आकार। और तीसरी चीज आप देखिए कि ये जो प्रतिबिंब बना है मुख्य अक्ष की नीचे की ओर बना है, तो प्रतिबिंब उल्टा होगा और साथ ही यह वास्तविक होगा, क्योंकि इसमें प्रकाश किरणें हमें मिलती हुई दिख रही है कि प्रकाश किरणें कहाँ मिलेगी, इसलिए यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अगला केस अब लेते हैं हम, जिसमें हमने वस्तु को 2f1 और f1 के बीच में रखा है कुछ इस प्रकार। इससे भी प्रतिबिंब निर्माण के लिए हम दो प्रकाश किरणें लेंस पर गिराएंगे। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गिराएंगे तो यह अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होती हुई अपवर्तित होंगी, और दूसरी प्रकाश किरण भी पिछली बार की तरह प्रकाश के केंद्र से होकर गुजारेंगे, जो अपवर्तन के पश्चात समान दिशा में अपवर्तित होंगी। इनको आगे बढ़ाने पर हम देखते हैं कि ये प्रकाश किरणें 2f2 के पीछे जाकर मिलती है, तो वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब इस प्रतिबिंब को देखकर आप क्या क्या बातें बोल सकते हैं? पहली बात हम बोल सकते हैं कि ये प्रतिबिंब 2f2 के पीछे बनेगा। और दूसरी चीज हम बोल सकते हैं कि बिंब के आकार की तुलना में प्रतिबिंब का आकार ज्यादा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि इसका आकार बड़ा होगा। और तीसरी चीज, चूंकि इस प्रतिबिंब की रेखाएं हमें कटती हुई या इनका कटान बिंदु हम देख सकते हैं, इसलिए ये वास्तविक होगा। और दूसरी चीज, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये उल्टा होगा, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं कि ये उल्टा वो वास्तविक होगा। अगली स्थिति में हम प्रतिबिंब को f1 पर रखते हैं, तो देखते हैं अब क्या होता है। हमने प्रतिबिंब को f1 पर इस प्रकार रखा और हर बार की तरह इससे प्रकाश किरणें हम लेंस पर गिराएंगे। तो पहली किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर गिराई और अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से गुजरेगी, और दूसरी प्रकाश किरण हमने प्रकाश के केंद्र से होकर गुजारी, तो ये अपवर्तन के पश्चात उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। तो हम देखते हैं कि ये दोनों प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे के लगभग समांतर हो जाती है, इसलिए हम इनका कटान बिंदु कहाँ होगा ये निश्चित रूप से नहीं देख पाते, तो हम ये मानते हैं कि ये अनंत पर एक दूसरे को काटेंगी। तो इस प्रतिबिंब के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? पहली चीज ये देखिए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम बोल सकते हैं प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और दूसरी चीज, प्रतिबिंब नीचे की ओर जा रहा है, यानी इसकी मुख्य अक्ष से दूरी बढ़ती जा रही, तो अनंत तक पहुंचते पहुंचते हम ये कह सकते हैं कि इसका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बिंब के कंपेयर में इसका आकार बहुत बड़ा होगा। और चूंकि ये प्रतिबिंब अनंत पर जाकर कहीं ना कहीं मिलेगा, इसलिए ये इसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा और ये मुख्य अक्ष के नीचे की ओर
बनेगा तो ये उल्टा होगा। तो हम यहाँ पर ये बात भी बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक होगा। उत्तल लेंस का अगला और आखिरी केस हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने बिंब को F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में इस प्रकार रखा। इसके प्रतिबिंब निर्माण के लिए भी हम वही प्रोसेस करेंगे। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ही रहेंगे जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होती हुई गुजरेंगी। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेंगे जो समान दिशा में अपवर्तित होंगी। ये प्रकाश किरणें दर्पण के पीछे की ओर जाने पर नहीं मिलेंगी क्योंकि ये एक दूसरे के दूर की ओर जा रही है। लेकिन हम इन प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हम ये पाएंगे कि कुछ दूरी पर जाकर ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो इस प्रतिबिंब के लिए हम क्या क्या बात बोल सकते हैं वो हम लिखते हैं। पहली चीज, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बिंब की ओर ही बनेगा, यानी जिस ओर बिंब रखा होगा उस ओर ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा। दूसरी ओर आप देखिए, बिंब के अनुपात में प्रतिबिंब का आकार बड़ा है तो हम इसका आकार लिखेंगे बड़ा आकार। और तीसरी चीज हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बन रहा है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। और दूसरी चीज हम देखेंगे कि हमने ये जो प्रकाश किरणें मिलाई है वो पीछे की ओर बढ़ाई है तब मिली है। ये आगे की ओर प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से नहीं काट रही है। हमने अपनी कल्पना के अनुसार इन प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया और तो ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटते हुए हमें प्रतीत होंगी। तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होगा, इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। उत्तल लेंस का यही एक केस है जिसमें प्रतिबिंब आभासी होगा, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा और साथ ही साथ इसको और सारे जो केसेस हमने पढ़े उनको याद रखने की कोशिश कीजिए। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के बाद अब हम सीखते हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार होगा। इसके लिए पहला केस हम लेते हैं जब बिंब अनंत पर रखा हो। जब बिंब अनंत पर रखा हो तो हम हर बार की तरफ प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर गिराते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रकाश किरण जब हम अवतल लेंस पर गिराते हैं तो ये अपसारित हो जाती है, यानी मुख्य अक्ष से दूर की ओर फैलती है। लेकिन हम इन प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये पाएंगे कि ये प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो हम ये कह सकते हैं यदि अवतल लेंस में प्रतिबिंब अनंत पर रखा हो, यदि बिंब अनंत पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब जिस ओर बिंब है उसी ओर के फोकस पर बनेगा। तो इसके लिए अब हम प्रतिबिंब के बारे में क्या क्या बातें बोल सकते हैं। पहला, प्रतिबिंब बिंब की ओर फोकस पर। दूसरी चीज, इसका प्रतिबिंब बहुत छोटा या बिंदुवत होगा। और तीसरी चीज, हमने अभी अभी ये देखा कि इसकी अपवर्तन के पश्चात किरणें वास्तविक रूप से नहीं मिल रही है। हमने इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए इसका प्रतिबिंब आभासी होगा। चलिए एक और अलग केस यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जो भी एग्जामों में कई बार पूछ लिया जाता है और ये भी पॉसिबल है कि इसमें प्रकाश किरणों को दर्पण पर
किसी कोण पर हम गिराते हैं, सारी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी, लेकिन वो मुख्य अक्ष के समांतर न होकर मुख्य अक्ष से किसी कोण पर होंगी। तो दर्पण पर ये लेंस पर गिरने के पश्चात ये अपसारित होती है। तो हम देखते हैं कि ये प्रकाश किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर फोकस तल के किसी बिंदु से होकर आती हुई हमें प्रतीत होती है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस तल पर। और यह प्रतिबिंब भी आभासी होगा। अवतल दर्पण का आखिरी केस अब हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें बिंब को प्रकाशीय केंद्र से एक निश्चित दूरी पर रखा जाएगा। किसी भी दूरी पर यह प्रतिबिंब लगभग थोड़ा सा ही प्रतिबिंब में परिवर्तन होगा। यहाँ पर हम बिंब को प्रकाशीय केंद्र से किसी निश्चित दूरी पर रखते हैं, तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गिराएंगे तो वो अपसारित होगी, और दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से होते हुए गुजारेंगे तो ये समान दिशा की ओर अपवर्तित होगी। हम अपसारित हुई किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को मुख्य फोकस से कुछ पहले आकर के काटती है, तो यही हमारा प्रतिबिंब होगा। ध्यान दें, यहाँ पर फोकस 2F और F दोनों पर इस बिंब को कहीं भी रखो प्रतिबिंब दर्पण के, चलिए अब अवतल लेंस का आखिरी केस अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमने वस्तु को बिंब से किसी निश्चित दूरी पर रखेंगे और इस स्थिति में अब देखते हैं क्या होता है। बिंब को हमने रखा यहाँ पर और मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण लेंस पर गिराई तो ये अपवर्तन के पश्चात अपसारित होगी। दूसरी प्रकाश किरण हमने प्रकाशीय केंद्र से होते हुए गुजारी तो ये ठीक उसी दिशा में अपवर्तित होगी। और हम देखते हैं अपसारित प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये यहाँ पर बिंब की ओर जो फोकस है उससे कुछ पहले आकर एक दूसरे को काटती है। तो इस प्रतिबिंब के बारे में भी हम कुछ बातें लिखते हैं यहाँ पे कि यह प्रतिबिंब कैसा होगा, बिंब कैसा होगा। प्रकाशीय केंद्र वो फोकस के मध्य बनेगा। बिंब को मुख्य फोकस के पीछे किसी भी निश्चित दूरी पर कहीं भी रखें, हमेशा प्रतिबिंब मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच ही बनेगा। और दूसरी स्थिति हम यहाँ पे देखते हैं, इसका आकार छोटा होगा, बिंब के मुकाबले प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। तीसरी चीज, इसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ये सीधा होगा और ये वास्तविक रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, इन रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये काटते हुए प्रतीत होती है, इसलिए इसका प्रतिबिंब आभासी होगा। तो तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, सीधा वो आभासी होगा। प्रतिबिंब निर्माण के बाद लेंस से जुड़े कुछ फॉर्मूले भी हम सीख लेते हैं, जिनसे एग्जामों में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला होता है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। और दूसरा होता है आवर्धन सूत्र। आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है h'/h = v/u। ध्यान दीजिए, दर्पण में इसी सूत्र में यहाँ पे माइनस था और लेंस में इसी सूत्र में यहाँ पर प्लस होगा। इस चीज़ को आप भी ध्यान रखिए, ये एक बहुत सिली मिस्टेक है जो हमें एग्जाम में कहीं भी हो सकती है या माइंड से स्किप हो सकती है। तो इन छोटी छोटी बातों को आप हमेशा ध्यान रखिए। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इनके सिंबल क्या है।
एफ फोकस दूरी को दिखाता है, वी प्रतिबिंब की दूरी को, यू बिंब की दूरी को। ये तीनों दूरियां प्रकाशीय केंद्र से नापी जाएंगी। और साथ ही इनमें आप कार्य चिन्ह परिपाटी का जो नियम हमने सीखा था उसको भी याद रखिएगा। एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच बिंब की ऊंचाई। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही लेंस से जुड़े हुए सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।